हेलो विद्यार्थियों, हमने केमिस्ट्री में पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, ठोस अवस्था वाला। ठीक है, वो चैप्टर अपने कंप्लीट हो गया है और आशा करता हूँ आपको वो चैप्टर समझ में आया होगा। और किसी प्रकार की प्रॉब्लम यदि आपको उसमें होती है तो आप कमेंट में बता सकते हो। जिस वीडियो में भी आपको प्रॉब्लम आती है किसी टॉपिक को लेकर, तो आप कमेंट में लिख देना कि इस टॉपिक में हमें प्रॉब्लम आई है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी आपकी। ठीक है, और उससे संबंधित एग्जाम्पल न्यूमेरिकल क्वेश्चन उसमें से मैंने बता दिए कहाँ कहाँ से आते हैं। जहाँ जहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वहाँ मैंने साथ साथ में सॉल्व करवाए हैं, तो उस टॉपिक्स को आप वापिस बुक में से कोई क्वेश्चन हो और अदर एग्जाम्पल जहाँ पे भी आपको मिलते हैं आप सॉल्व करो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बाकी उस चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं है, इजी चैप्टर है, नियमित रूप से पढ़ोगे तो पूरा समझ में आ जाएगा, कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो आज अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जो सेकंड चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल सब है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से इसमें रूल्स वगैरह सब आएंगे। ठीक है, और मोल कॉन्सेप्ट जो 11th में आपके सिलेबस में था, उस मोल कॉन्सेप्ट से संबंधित चीजें, यानी आपको मोल कॉन्सेप्ट ढंग से आता है, वो थोड़ा पढ़ा हुआ है ढंग से, तो ये चैप्टर इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज अपन शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है विलियन या सॉल्यूशन। ठीक है, सेकंड चैप्टर है विलियन या इसको अपन सॉल्यूशन कह रहे हैं। ठीक है, तो विलियन अपन शुरू करेंगे इस चैप्टर के बारे में। पहले अपन जैसा इसका नाम है तो इसी के बारे में बात करते हैं कि विलियन शब्द क्या है। विलियन शब्द होता है दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। यानी विलियन की परिभाषा की बात करें तो विलियन किसे कहेंगे? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। ठीक है, समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलियन कहलाता है। मतलब अपने पास दो तीन पदार्थ है, उनको हमने मिक्स किया है और वो प्रॉपरली मिक्स हो गए हैं, यानी कि समांगी, समअंगी। देखो नाम से पता चल रहा है ना, सम प्लस अंगी, यानी कि वे पदार्थ, यानी कि ऐसा मिश्रण की बात करें तो ऐसा मिश्रण जिसमें उपस्थित सभी पदार्थों के घटक क्या हो? समान अवस्था में हो। क्या हो? घटक क्या होने चाहिए? समान अवस्था में। और उनका संगठन भी कह सकते हैं समान अवस्था में। घटक, संगठन जो भी है वो सब क्या होने चाहिए? समान अवस्था में होने चाहिए। उसे अपन समांगी मिश्रण कहेंगे, यानी कि वो वेल उसमें घुल जाए। ठीक है, जैसे मैं बात करूं पानी और इसमें मैंने शक्कर घोल दी, या पानी में मैंने नमक घोल दिया। एक चीज मैंने ले ली कि पानी के अंदर मैंने मिट्टी घोल दी। ठीक है, इनकी बात करें तो ये तो प्रॉपरली इसमें घुल जाएगी। शक्कर तो क्या होगा? पानी में पूरी घुल जाती है, तो ये तो हो गया समांगी। पानी और नमक आराम से घुल जाएंगे, तो ये भी हो गया समांगी। लेकिन पानी में मिट्टी प्रॉपरली घुलती है क्या? नहीं घुलती है। थोड़ी देर रख दो, उसके अवयव नीचे बैठ जाएंगे, अवक्षेपित हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? विषमांगी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? विषमांगी। यानी इसमें अवयव पूर्ण रूप से घुले नहीं है, पूर्ण रूप से डिसॉल्व नहीं हुए, इसलिए ये विषमांगी हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। अब देखो, एक चीज आता है द्विअंगी विलियन और एक है त्रिअंगी विलियन। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि ऐसा विलियन जिसमें हमने कितने पदार्थ मिलाए हैं? दो पदार्थों को मिक्स किया है। और त्रि का मतलब क्या हो गया? जिसमें हमने 3 पदार्थ मिक्स किए। नाम से पता चल जाएगा, और इसमें परिभाषा में ज्यादा कुछ नहीं है। अब देखो, अब एक परिभाषा और आती है, एक परिभाषा और आती है, संतृप्त और असंतृप्त। ठीक है, एक है संतृप्त विलियन और एक है असंतृप्त विलियन। अब देखो, एग्जाम्पल की बात करें तो एक सिंपल सा पानी शक्कर वाला एग्जाम्पल लेता हूं मैं। पानी प्लस शक्कर, इसको मैंने घोल दिया। ठीक है, पानी में मैंने शक्कर को घोल दिया। तो मैं एक पात्र ले रहा हूं, इस पात्र में पानी भरा हुआ है। ठीक है, इस पात्र में यहां तक पानी भर दिया। अब इसमें मुझे ऐड करनी है शक्कर। तो शक्कर
की वह अधिकतम मात्रा, यानी कि शक्कर अपन अधिक से अधिक कितनी मिला सकते हैं इसके अंदर कि वो पूर्ण रूप से घुल जाए, वो पूर्ण रूप से घुल जाए, पीछे बचनी नहीं चाहिए। मतलब अब पानी अपने पास है, ठीक है, एक बर्तन में पानी है, अब बर्तन में पानी है उसमें बहुत ज्यादा शक्कर मिला देंगे तो क्या होगा, पूर्ण रूप से थोड़ी घुलेगी वो। मतलब कि शक्कर की अधिकतम मात्रा इसमें कितनी घुल सकती है, यानी कि एक विलायक में क्या मिला रहे हैं, विलेय मिला रहे हैं। क्या मिला रहे हैं, विलेय मिला रहे हैं। तो विलेय की अधिकतम मात्रा जब विलायक में घुल जाएगी तो जो विलयन बनेगा वो संतृप्त विलयन कहलाएगा। यानी कि सीधी सी बात ये है कि संतृप्त विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। किससे, विलायक से। ये चीज ध्यान रखना है, यानी कि संतृप्त विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक से अधिक होती है। और असंतृप्त इसका उल्टा, कम से कम मात्रा मिलाएंगे, कम से कम मिलाया तो वो क्या बन जाएगा, असंतृप्त विलयन बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक, ये बात आ गई। अब बात करते हैं अपन विलयनों के प्रकार की। विलयन के प्रकार की बात करते हैं, विलयन के प्रकार। ठीक है, और प्रकारों की बात अपन किस आधार पे कर रहे हैं, अवस्था के आधार पर, अवस्था के आधार पर। तो अवस्था के आधार, अवस्थाएं कितनी है, 3 है ना, ठोस द्रव गैस 3 है। उसी प्रकार विलयन के प्रकार भी 3 हो जाएंगे। एक तो गैसीय विलयन, दूसरा द्रव विलयन, क्या हो गया, द्रव विलयन, और तीसरा है ठोस विलयन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखो, अब बात करें विलयन बना कैसे, विलयन किससे मिलकर बनता है। तो हमने अभी मैंने बात यहां लिखी थी कि विलायक प्लस विलेय, ये बात मैंने लिखी थी, विलायक प्लस विलेय, यानी विलायक और विलेय मिलकर किसका निर्माण करते हैं, विलयन का निर्माण करते हैं। लेकिन अब विलायक क्या है, विलेय क्या है, तो देखो परिभाषा ध्यान से सुनना। देखो यहां परिभाषा बता रहा हूं मैं विलायक की। विलायक का मतलब होता है जिसमें घोला जाता है, इसका मतलब क्या हो गया, जिसमें, और इसका मतलब हो जाएगा जिसको। बात आ रही समझ में। एक एग्जांपल की बात करें तो पानी प्लस शक्कर या नमक की बात कर लेता हूं मैं। तो जिसमें, जिसको, विलायक में विलेय को पानी में शक्कर को घोला जाता है, यानी कि विलायक क्या होगा, विलायक होगा अपने पास एक पदार्थ है उसके अंदर अपन कोई चीज मिला रहे हैं, तो जिसमें हमने मिलाई है वो विलायक कहलाएगा, और किस चीज को मिलाया है वो विलेय कहलाएगा। बात क्लियर है यहां तक, यानी कि पानी में क्या मिलाया है, शक्कर को मिलाया है, तो ये क्या कहलाएगा, पानी और शक्कर का विलयन। अब यहां ये बात का समझाने की जरूरत, तो ये जो विलायक चीज है ना, ये विलायक, तो इन तीनों विलयनों में विलायक का कार्य कौन करेगा, तो जो नाम है ना वो विलायक है, यानी कि गैस है तो इसमें विलायक कौन हो जाएगा, विलायक की बात करें तो इसमें विलायक हो गया गैस, इसमें द्रव, इसमें ठोस। इसका मतलब ये हो गया कि गैस में मिलाएंगे किसी अन्य पदार्थ को, द्रव में मिलाएंगे किसी अन्य पदार्थ को, ठोस में मिलाएंगे। अब किसको मिलाएंगे, यानी कि विलेय, तो इसमें विलेय क्या होगा, गैस, द्रव और ठोस। यानी गैस में गैस मिला सकते हैं, गैस में द्रव मिला सकते हैं, गैस में ठोस मिला सकते हैं। इसमें भी सेम और इसमें भी सेम। द्रव में भी तो गैस, द्रव, ठोस मिला सकते हैं, ठोस में भी गैस, द्रव और ठोस मिला सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के क्या हो गए, विलयन हो गए। अब देखो इस विलयन में सबसे प्रयुक्त जो काम होगा, मतलब कि गैस में सबसे परफेक्ट विलयन किसका बनेगा, तो गैस में सबसे परफेक्ट विलयन गैस प्लस गैस का बनेगा, द्रव में द्रव प्लस द्रव का बनेगा, और ठोस में ठोस प्लस ठोस का बनेगा। ठीक है, इस चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं इसमें कि कौन कौन से विलयन आ जाएंगे। ठीक है, गैसीय, द्रव और ठोस में। बात करें गैस प्लस गैस की, गैस प्लस गैस, यानी गैस में गैस को मिलाया है,
तो किस किस को मिला सकते हैं अपन? एग्जाम्पल के लिए नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन, या वायु, वायु में बहुत सारी गैसें मिली हुई है, तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए। अब बात करें गैस में किसको मिलाते हैं? द्रव को मिलाते हैं। गैस में किसको मिला दिया? द्रव, यानी CHCl3, ये द्रव है, प्लस ये क्या है? द्रव है, इसमें क्या मिला दिया? N2 मिला दिया, तो ये क्या बन गया? गैस और द्रव का मिलियन। गैस प्लस ठोस की बात करें तो गैस और ठोस की बात करें तो मैं बात कर रहा हूं जैसे कपूर प्लस नाइट्रोजन। कपूर क्या है? ठोस है, नाइट्रोजन क्या है? गैस है, तो ये मिला दिया। ये कौन सा हो गया? गैस, ये विलयन। अब बात करें द्रव विलयन की, तो द्रव विलयन में बात करेंगे तो किस पे मिला रहे हैं? द्रव। द्रव में पहले क्या मिलाया मैंने? गैस मिला दी। द्रव में गैस का मतलब क्या हो गया? H2O प्लस ऑक्सीजन। जल में घुलित ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं अपन। द्रव प्लस द्रव, और द्रव प्लस द्रव के बहुत सारे एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे H5OH, ये मिला दिया, ठीक है। और भी क्या कर रहे हैं अपन? द्रव में द्रव, जैसे मैंने मिला दिया HCl प्लस H2O, ठीक है, अम्ल प्लस जल, तो ये सारे क्या है? द्रव में द्रव का विलयन है। द्रव प्लस ठोस H2O प्लस शक्कर, कौन सा हो गया ये? फिर द्रव प्लस ठोस हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना ये, तो ये बात आ गई यहाँ पे, ठीक है। ये कौन सा हो गया? द्रव द्रव, द्रव गैस, द्रव द्रव और द्रव ठोस। अब बात करते हैं अपन ठोस वाले की। एग्जाम्पल ध्यान रखना है, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, द्रव द्रव का ये सब। अब ठोस विलयन की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? ठोस विलयन की बात करें तो ठोस विलयन में ठोस प्लस गैस। अब किसी ठोस में गैस मिलाई जाती है, ठोस में गैस मिलाई जाती है, कौन सी गैस मिलाएंगे ठोस और गैस में? जैसे निकल प्लस हाइड्रोजन, ये क्या हो गई? गैस, ठोस प्लस गैस की बात हो गई। ठोस प्लस द्रव की बात करें तो ठोस प्लस द्रव में क्या हो जाएगा? Hg प्लस सोडियम। सोडियम क्या है? ठोस है। मरकरी क्या होती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। और ठोस 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 तो जितनी अपन मिश्र धातुएं बनाते हैं वो सारे मिश्र धातु, Cu प्लस Au को मिला दिया, निकल प्लस Zn को मिला दिया, ये सब क्या है? ठोस ठोस है। तो ये ध्यान रखना इनके एग्जाम्पल, द्रव के, गैस विलयन के और ठोस विलयन के, ठीक है। ये विलयन की सामान्य जानकारी है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं विलयन के सांद्रता की। विलयन के सांद्रता की, यानी कि विलयन में किसी भी विलय की सांद्रता कितनी है? विलयन में किसी भी विलय की सांद्रता कितनी है उसकी अपन बात करेंगे, ठीक है। तो विलायक की किसी भी निश्चित मात्रा में, विलायक की किसी भी निश्चित मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा क्या कहलाती है? उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। जैसे मैं बात करूं अम्ल प्लस जल, ठीक है। अब अम्ल प्लस जल से दो प्रकार के अम्ल बनते हैं अपने पास, एक बनता है तनु अम्ल और एक बनता है सांद्र अम्ल, ठीक है। दो प्रकार के अम्ल बनते हैं। तनु किसे कहेंगे? जिसमें विलायक ज्यादा, जिसमें विलायक ज्यादा। विलायक ज्यादा का मतलब क्या हो गया? जल, यानी कि जल इसमें ज्यादा है। और इसमें क्या है? विलायक कम। विलायक कम, और विलायक कम का मतलब क्या हो गया? जल कम है। यानी सांद्र का मतलब क्या दे तो उसमें अम्ल ज्यादा होगा। क्या होगा? अम्ल ज्यादा होगा। इसमें क्या होगा? अम्ल कम होगा। इसमें अम्ल क्या होगा? ज्यादा होगा। वही सांद्र विलयन या तनु विलयन है। तो ये इस चीज की सांद्रता है, यानी इस विलायक में कितना विलय मिला, ये निश्चित मात्रा है। निश्चित मात्रा में कह दूं जैसे 100 ml है, ठीक है। टोटल विलयन कितना है? 100 ml है। ये विलयन कितना है? 100 ml विलयन है। अब इस 100 ml विलयन में अम्ल की कितनी सांद्रता है? अम्ल की कितनी सांद्रता है? अब मैं बात करूं 100 ml विलयन में 10% है, अम्ल 10% है, तो पीछे 90% क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। इसका मतलब विलयन कैसा बन गया? तनु बन गया। तो 10% मैं कहूं कि 10% क्या है? HCl का जलीय विलयन है। HCl का क्या है? जलीय विलयन।
यानी कि 10% क्या है, HCl की मात्रा है, और पीछे जो 90% बचा वो क्या हो गया, जल हो गया। या बात करूं 90% या 95% H2SO4 का विलयन, कौन सा विलयन, जलीय विलयन है, इसका मतलब 95% क्या है, H2SO4 है, और 5% क्या है, जल है। ठीक है, तो ये चीज होगी इसकी सांद्रता। अब इन सांद्रताओं को मापा कैसे जाता है, ठीक है, तो इसके मापने की बात अपन करेंगे। यहां पे सांद्रता को मापने की अपन बात करें तो मापने की दो विधियां हैं। ठीक है, मापने की कितनी विधियां हैं, दो विधियां हैं। कौन कौन सी, एक भार आयतन मात्रक, ठीक है, और एक है भार मात्रक। ठीक है, इसको मैं लिख रहा हूं वेट बाय वॉल्यूम, और ये है वेट बाय वेट। ठीक है, दो प्रकार के मात्रक हैं, तो इन दोनों प्रकार के मात्रकों के बारे में चर्चा करनी है। मतलब क्या होगा देखो, अब पहले अपन इसकी बात करेंगे, पहले अपन भार आयतन की बात करेंगे। तो इसमें ध्यान रखना है कि भार का मतलब यहां पर विलय से लेंगे, यानी कि विलय के तो भार की बात करेंगे, और विलायक के आयतन की बात करेंगे। आगे बात समझ में, आयतन किसका लेंगे, विलयन का लेंगे। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। अब इसको आगे देखो, आगे इसको बांटा गया है किस किस में, भार आयतन प्रतिशत में, एक इसका पार्ट है प्रतिशत, इसको हम परसेंट वेट बाय वॉल्यूम कहेंगे, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम। फिर आगे है मोलरता, नॉर्मलता, और एक आ जाएगी फॉर्मलता। ठीक है, ये चार पार्ट इसके आएंगे। वैसे इनके बारे में आप 11th में मोल कॉन्सेप्ट यानी कि मोल अवधारणा वाले चैप्टर में पढ़ चुके हो। ठीक है, यहां वापिस मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि भार आयतन प्रतिशत क्या है, मोलरता क्या है, नॉर्मलता क्या है, फॉर्मलता क्या है, इनके बारे में अपन अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो भार आयतन प्रतिशत का मतलब क्या होगा, उस भार आयतन मात्रक का मतलब क्या होगा, विलय क्या होगा, भार, यानी कि अपन कोई भी विलयन है तो उस विलयन के अंदर जो विलय पदार्थ मिलाया गया है उसके भार से अपन मात्रक निकालेंगे तो वो मात्रक क्या कहलाएगा, भार आयतन मात्रक कहलाएगा। ठीक है, जिसमें अपन विलयन का भार आयतन प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं, मोलरता ज्ञात कर सकते हैं, नॉर्मलता ज्ञात कर सकते हैं, फॉर्मलता ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक बात। ठीक है, अब पहले मैं इसका बता देता हूं, इन तीनों को अपन साथ में पढ़ लेंगे, एक सारणी बना के तीनों को डिस्कस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। भार आयतन की बात करते हैं सबसे पहले, भार आयतन प्रतिशत। वेट बाय वॉल्यूम, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम की बात करें, भार आयतन प्रतिशत, तो यहां पे क्या बात देखो, परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी, इसकी परिभाषा हो जाएगी 100 ml विलियन में, 100 ml विलियन में विलय की ग्राम भार में मात्रा, ग्राम भार में मात्रा, ये क्या हो जाएगी, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट कहलाएगी। किसमें, 100 ml, परसेंट अपन 100 से निकालते हैं, यानी कि मैं परसेंट वेट बाय वॉल्यूम की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा, विलय की मात्रा, विलय की मात्रा किसमें, इन ग्राम, और विलयन की मात्रा या इसका आयतन कह सकते हैं, यानी कि इन ml मल्टीप्लाई 100 क्या कहलाएगा, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, यानी कि भार आयतन प्रतिशत कहलाता है। क्लियर है बात यहां तक। इसकी परिभाषा और ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। ठीक है, यानी 100 ml विलयन में विलय की ग्राम भार में मात्रा अपन को रखनी है, ग्राम में मात्रा रखनी है इसकी। ठीक है, और मल्टीप्लाई 100 कर दो तो वो क्या कहलाएगा, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट कहलाएगा, प्रतिशत द्रव्यभार आयतन कहलाएगा। क्लियर है यहां तक बात। ठीक है, अब अपन बात कर, अब मैंने आपको कहा था कि अपन मोलरता, नॉर्मलता और फॉर्मलता, इन तीनों को अपन किससे बात करेंगे, सारणी बना के तीनों को साथ में डिस्कस करें। देखो आगे, अब अपन बात करते हैं मोलरता। देखो यहां लिख रहा हूं मैं मोलरता,
यहाँ नॉर्मलता और यहाँ पे फॉर्मलता। ठीक है, इनकी बात अपन करते हैं। मोलरता को अपन कैपिटल M से लिख रहे हैं और ये N होगा। अब देखो, मोलरता, नॉर्मलता या फॉर्मलता की बात करें तो क्या चीज होगी इसमें? तो इसमें विलेय तो वही अपन को किस में रखना है? ग्राम में ही रखना है। विलेय वो भारी रहेगा, विलेय क्या रहेगा? वेट रहेगा, ये ध्यान रखना है। इसमें विलेय सब में वेट ही है, विलेय सब में क्या है? भार, यानी कि ग्राम में क्या होगा? भार होगा। इस चीज का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अपन जो विलियन लेंगे, यानी कि विलियन का जो आयतन लेंगे, आयतन, वो क्या होगा? इसमें लीटर में लेना है। किस में लेना है? लीटर। अब यहाँ पे भार की बात करें तो इन तीनों में भार का अंतर है, बस। अंतर किसका है? सिर्फ भार का। अब भार का कैसे? तो इसमें आएगा क्या? अणुभार। क्या आएगा? अणुभार आएगा। इसमें क्या आएगा? तुल्यांकी भार आएगा। कौन सा भार आएगा? तुल्यांकी भार आएगा। और इसमें क्या आ जाएगा? सूत्र भार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सूत्र भार। फर्क किसका है? सिर्फ और सिर्फ भार का है। कौन सा भार आ रहा है इसमें? अणुभार, मॉलिक्यूल वेट। इसमें तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट, और इसमें सूत्र भार। ठीक है, फॉर्मलता में फॉर्मूला वेट आ जाएगा। ठीक है, यह चीज ध्यान रखना। देखो, तीनों में फर्क किसका है? भार का ही फर्क है। अब परिभाषा क्या हो गई कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित, देखो यहां तक तो कॉमन है परिभाषा, 1 लीटर विलियन में उपस्थित, क्या उपस्थित? अणुभार। विलेय के अणुभारों की संख्या क्या कहलाएगा? मोलरता। विलेय के तुल्यांकी भारों की संख्या नॉर्मलता। विलेय के सूत्र भारों की संख्या फॉर्मलता। कोई प्रॉब्लम है इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब फॉर्मूले की बात करेंगे ना, तो तीनों के फॉर्मूले देखना। मोलरिटी की बात करें, मोलरता की बात करें तो क्या आ जाएगा? विलेय का भार किसमें? ग्राम में दिया हुआ होगा, अपॉन विलेय का अणुभार इनटू विलियन का आयतन, और ऊपर ये 100 आयतन या ml में दिया हुआ। ये ml में दिया हुआ तो 100 से क्या कर देंगे? इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो लीटर में बदल जाएगा ये। तो यहाँ पे अपन क्या लेंगे? इसमें लीटर में लेंगे। बात क्लियर? ये किसकी आ गई है? मोलरता की आ गई। अब फॉर्मलता की बात करें, इसको अपन W लिख रहे हैं, भार को W, इसको MW, और ये तो आयतन है। अब यहाँ ये वॉल्यूम है, ठीक है ना, वॉल्यूम को V से लिख देंगे। तो यहाँ मैं सीधा फॉर्मूला लिखूंगा, किसका? नॉर्मलता का। तो नॉर्मलता की बात करें तो नॉर्मल, ये तो W का W रहना है, किसका? विलेय का भार इनटू 1000 तो होगा यहाँ पे, बटे में क्या आ जाएगा? MW की जगह आ जाएगा EW, यानी तुल्यांकी भार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तुल्यांकी भार इनटू वॉल्यूम तो किस में है? ml में। यानी यहाँ में 1 लीटर कहूं चाहे 1000 ml कहूं, बात एक ही तो है। 1000 ml का तो चाहे 1 लीटर का तो एक ही बात है। यहां बात करें फॉर्मलता की, तो फॉर्मलता में क्या हो जाएगा? W आएगा, 1000 आएगा, या FW आ जाएगा इनटू वॉल्यूम ml। तीनों ही, कोई दिक्कत नहीं इसमें, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। मैंने क्या कहा? विलेय का भार, वेट बाय वॉल्यूम पढ़ रहे हैं अपन। वेट बाय वॉल्यूम में एक हमने पढ़ लिया, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम कर लिया इससे पहले, परिभाषा और फॉर्मूला। यहां मैं मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता बताने जा रहा हूं। तो मोलरता किसे कह देंगे, नॉर्मलता किसे कहेंगे, फॉर्मलता किसे कहेंगे? मैंने कहा भाई परिवर्तन किस चीज का है? भार का। आयतन तो सब में आएगा ही, परिवर्तन किस चीज का है? तो कि भाई परिवर्तन है भार का। भार का मतलब क्या? कि मोलरता में जो अपन को दिया हुआ है, जिस विलियन के बारे में पूछा है, मैंने कहा NaOH का विलियन है, तो यहाँ अणुभार किसका हो जाएगा? NaOH का हो जाएगा। तुल्यांकी भार किसका हो जाएगा? NaOH का हो जाएगा। और सूत्र भार किसका हो जाएगा? NaOH का हो जाएगा। तो यहाँ बात उसकी करेंगे अपन, भार परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो अणुभार की बात हो गई, यहाँ पे बात तुल्यांकी भार की होगी, यहाँ पे सूत्र भार की होगी, ठीक है। एक और चीज कि किसी भी विलियन की सांद्रता अपन मापेंगे
तो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखना, उसमें प्रयोग किया जाता है सेमी का, सेंटी का, डेसी का और पेंटी का। यानी कि बात करें सेमी, तो सेमी का मतलब 1/2, 1/5 पेंटी और 1/10 क्या हो जाएगा? डेसी और 1/100 क्या हो जाएगा? सेंटी। इस शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी कि मैंने लिखा m/2, m/2, m/2 का मतलब क्या हो गया? m/2 का मतलब क्या हो गया? सेमी। 1/2 का मतलब सेमी और m का मतलब क्या है? मोलरता। तो 1/2 का मतलब, ये m/2 का मतलब हो गया सेमी मोलरता। क्या हो गया? सेमी मोलरता। मैंने लिखा n/100, n/100, इसका मतलब क्या हो गया? सेंटी नॉर्मलता। क्या हो गया? सेंटी नॉर्मलता। ठीक है। अब देखो, ये जो मोलरता है और ये जो फॉर्मलता है, ये दोनों एक ही चीज है। क्या चीज है? एक ही है दोनों ही। अब दोनों एक है तो अलग अलग क्यों? तो कुछ अपवादों में, कुछ अपवादों का मतलब ये हो गया कि कहीं कहीं पे जो विलियन होते हैं वो द्विलक के रूप में होते हैं, कहीं त्रिलक में होते हैं, कहीं बहुलक में होते हैं। तो वहां पे फिर क्या हो जाता है? सूत्रभार अलग हो जाएगा। मैं H2O की बात करूं, ये H2O। अब इस H2O का क्या निकालना है? अणुभार निकालना है। कितना हो जाएगा इसका? 18 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और H2O स्वतंत्र रूप में पाया जाता है, तो इधर भी मैं H2O कर दूं तो H2O का सूत्रभार कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ठीक है। लेकिन एक एग्जांपल और दूं मैं, एक एग्जांपल और, अपवाद की बात करें कि कहां पे नॉर्मलता और फॉर्मलता भिन्न हो जाए, तो वहां अपन बात करें तो एक आता है CH3COOH। ये जो अणु है, ये द्विलक के रूप में पाया जाता है। किसमें? द्विलक के रूप में। अब इसकी जब मोलरता ज्ञात करेंगे, इसकी मोलरता ज्ञात की जाएगी, वो किस आधार पर करेंगे? अणु सूत्र के आधार, अणुभार के आधार पर। किसके आधार पर करेंगे? अणुभार के आधार पर। और जब इसकी फॉर्मलता ज्ञात करेंगे वो सूत्र भार के आधार पर करेंगे। यानी सूत्र भार का मतलब क्या होगा? इसका डबल होगा फिर अणुभार का। जो अणुभार होगा सूत्र भार, तो उसका डबल हो जाएगा। तो फॉर्मलता अपने आप चेंज हुई कि नहीं हुई? मैंने कहा ये द्विलक के रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है? कि भाई ये तो द्विलक के रूप में पाया जाता है। द्विलक कैसे? कि C⋅O ∪H। ठीक है। यहां पे आ गया H, ठीक है, CH3 C⋅O और यहां पे OH, ये बन गया। ठीक है। और यहां पे क्या आ जाएगा? दूसरा अणु आएगा। यहां दूसरा अणु कैसे? ये O, ये H, यहां ⋅O, ये हाइड्रोजन बंध से जुड़ गया और यहाँ पे CH3। ये उस प्रकार की कुछ इसकी संरचना पाई जाती है। तो ये कैसा है? द्विलक है। कैसा है? द्विलक के। ये तो द्विलक है, तो सूत्र भार पूछे तो सूत्र तो ये कहलाएगा, फिर फॉर्मूला ये कहलाएगा, क्योंकि द्विलक के रूप में पाया जाता है। और अणु भार पूछे तो अणु तो यही है, तो इसका वेट निकालोगे अलग आएगा, इसका वेट निकालोगे अलग आएगा। ठीक है ना? इसलिए दोनों में क्या है? फर्क है। ठीक है। वेट कैसे निकालोगे? कार्बन कितने हैं? 2 है ना। कार्बन कितने? 2, तो 12 × 2 हो गए, प्लस हाइड्रोजन 4, 4 × 1, प्लस ऑक्सीजन 2, 16 × 2। अब इनका निकाल दो। देखो ये हो गए 24, ये 4, ये 32। अब इनको जोड़ दो, 4 और 4 8, 2 10, 0 4 6, कितना आ जाएगा आंसर? 60 आ जाएगा। लेकिन यहाँ कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। तो यहाँ 120 का यूज तो अपन किसके लिए करेंगे? फॉर्मलता के लिए। और 60 का यूज किसके लिए करेंगे? नॉर्मलता के लिए। आगे बात समझ में? तो ये हमने आज अब एक चीज रहेगी कि तुल्यांकी भार क्या है। ठीक है। बात करेंगे अपन तुल्यांकी भार की, और इस तुल्यांकी भार की जो चर्चा है वो अपन अगले वीडियो में करेंगे। आगे बात समझ में? और इस तुल्यांकी भार करने के बाद एक आध क्वेश्चन करवाऊंगा मैं मोलरता वगैरह पे। ठीक है। वो अपन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है। इस चैप्टर को अपन बड़े रिलैक्स तरीके से करेंगे। ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में काफी
अब तक अपन ने जल्दबाजी में भी किया, तो ज्यादा वो चैप्टर हार्ड था नहीं, नॉर्मल था। इसमें क्या है, कुछ न्यूमेरिकल वगैरह, कुछ फॉर्मूले वगैरह आएंगे। ये क्या नॉर्मल था, फॉर्मल था, इनमें क्या है कंफ्यूजन रहता है। अभी कोई कंफ्यूजन नहीं, ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं। आगे अपन बात करेंगे ये भार वेट बाय वेट की, मात्रक है वेट बाय वेट, उसकी बात उसमें मोललता वगैरह ये सब आएगी। वेट बाय वेट परसेंट आएगा। तो फिर मोललतान फिर मोलरतान दोनों में कंफ्यूजन रहेगा, किस में आयतन किस में भार, इस चीज के बारे में थोड़ा रहेगा। तो ये पार्ट अपन को बड़े शांति से पढ़ना है, ठीक है। इसलिए ध्यान से इस सेशन को आप पढ़ना, ठीक है। और नोट्स जो है वो आप लिखना अपनी रफ कॉपी के अंदर, ठीक है। इसके नोट्स बना के रफली आप करना। फेयर नोट्स मेरे टेलीग्राम पेपर चैनल पे आपको मिल जाएंगे, वहां से आप फेयर आउट कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी की बातें अपन अगले सेशन में करेंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, इसका फायदा और किसी को भी मिले। और बाकी घर बैठ के आप पढ़ाई करें, बहुत अच्छा मौका है पढ़ने का, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद।